बयान और बवाल। नाम बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि नाम तो अब बच्चे बच्चे के मुंह पे है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है। राजनीति का स्तर देखिए साहब, राजनीति का स्तर क्या से क्या होता जा रहा है। कभी कुछ आरोप आ रहे हैं, कभी कुछ आरोप आ रहे हैं, आरोपों प्रत्यारोपों। शक्ति प्रदर्शन से घिरी सरकार ने अपने 5 साल तो पूरे कर लिए। निश्चित तौर पर कई योजनाएं आई, कई योजनाएं धरातल पर उतरी जिनकी सराहना की जानी चाहिए। कई योजनाएं ऐसी रहीं जो फिसड्डी भी साबित हो गई, लेकिन बावजूद उसके राजनीति का जो गिरता स्तर अब सामने आया है, उसको देखना, पता नहीं आने वाले समय में झारखंड कैसे इसको लेता है। 24 सालों के व्यस्क झारखंड ने राजनीति के ऐसे गिरते हुए स्तर को शायद पहली बार महसूस ना किया हो, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा स्तर गिरते जा रहे हैं राजनीति के। पहले दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। हेमंत सोरेन का ये कैसा बयान, घुसपैठिए का बचाव, आरएसएस पर सवाल। सीएम ने की आरएसएस की चूहों से तुलना। ये आरएसएस के लोग चूहा के तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बवाल। बाउरी का सवाल, वोट के लिए कितना गिरेंगे मुख्यमंत्री? कितना वोट बैंक की राजनीति के लिए नीचे गिरेगा, एक बार जरूर अंतर्मन में जो आपकी आवाज गूंज रही है उसको जरूर देखिएगा, सोचिएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का सवाल, चूहों से डरने वाला झारखंड की रक्षा कैसे कर पाएगा? जो व्यक्ति चूहा से इतना डर रहा है तो झारखंड की वो रक्षा क्या प्रकार कर पाएगा? हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा जेएमएम ने झारखंड को चूहों की तरह कुतरा। ने लूट लिया है झारखंड को। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा में भले ही देरी है, लेकिन अभी से ही बयानबाजी तीखी होती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना चूहों से कर दी। साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित जनसभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां घुसपैठियों का बचाव किया और संथाल में डेमोग्राफी बदलने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाहरी नेताओं को गांव में घुसने नहीं देने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। इसलिए इनको गांव में घुसने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा, बड़ा बड़ा ये लोग, ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का यह बयान भड़काऊ नहीं है? किसी संगठन या पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देने का निर्देश देना क्या जायज है? मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि जो व्यक्ति चूहों से डर रहा है वो झारखंड की रक्षा कैसे कर पाएगा? जो व्यक्ति चूहा से इतना डर रहा है तो झारखंड की वो रक्षा क्या प्रकार कर पाएगा? जो एक तरफ वो कह रहे हैं कि आरएसएस चूहा है, हम भी तो आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं, हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो जब वो व्यक्ति चूहा से इतना घबरा रहे हैं, इतना घबराए थे, तो इतना बड़ा विशाल झारखंड की वो कैसे रक्षा कर पाएंगे? सीएम के बयान पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। बाउरी ने पूछा कि वोट के लिए मुख्यमंत्री जी कितना गिरिएगा। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज अख्तर ने कहा कि झारखंड को जेएमएम चूहों की तरह कुतर रही है। अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों, अपने आदिवासी समाज के अस्मिता तक को खतरे में डाल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको दिख नहीं रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी विचार के पोषक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश दुनिया में भारत के अस्मिता और भारत की परंपराओं को स्थापित करने में लगा है, उन पर जो है वो व्यंग कर रहे हैं। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं
बल्कि जेएमएम ने कुतर दिया है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया है झारखंड को। हुकूमत क्या मिली? सेवा के लिए। उनको लगा जैसे मेवा के लिए हुकूमत मिली है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी हमलावर है। झारखंड हाईकोर्ट भी सख्त है। पिछले दिन सरकार ने भी हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर ये माना था कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ाए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री आखिर क्यों डेमोग्राफी बदलने से साफ इनकार कर रहे हैं? यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। मुख्यमंत्री संघ के कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने नहीं देने का ग्रामीणों को निर्देश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने सुन ली। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर है। चुनाव नजदीक है तो ये होंगे, इससे इनकार भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक राजनीतिक स्तर जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको देख रही है साहब, और इतिहास कभी तटस्थ नहीं लिखता। इतिहास हर उस व्यक्ति से इंसाफ मांगता है जो तटस्थ रहा है अपने समय पर। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस से राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव जी स्वागत है आपका। आजसू से संजय रंजन जी हमारे साथ है। संजय जी स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। बयान दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। प्रतुल जी सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। जो बयान आया है मुख्यमंत्री के नाते हेमंत सोरेन साहब का, कैसे देखते हैं इस बयान को? चूहों के साथ तुलना की जा रही है आरएसएस की। देखिए अभिषेक जी, अंग्रेजी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि एवरी टाइम यू थिंक समवन कैन स्टूप दिस लो यू आर प्रूव्ड रॉन्ग। यानी आपको जब भी लगता है कि कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है राजनीतिक मर्यादा में, आप गलत प्रूव होते हैं साहब, और वो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। अभी आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा या कल जो भी कहा, इस तरीके भोगनाडी में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित करते हुए, मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता साहब। आपको आरएसएस का ज्ञान हो तब ना। आरएसएस कल अपनी 99वीं जयंती मनाएगा, पिछले अगले वर्ष उसकी 100वीं जयंती है। ये विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक राजनीतिक चेतना का राष्ट्रवादी प्रतीक का सबसे बड़ा संगठन है। इसके जो हमारे फाउंडर थे साहब केशव बलिराम हेगड़ेवार साहब, 1921 में उनको ब्रिटिश हुकूमत ने इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि कहा था कि ये देशद्रोह के खिलाफ का मुकदमा इन पर बनता है, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 1921 में जस्टिस स्मेली ने जब उनके डिफेंस को सुना था, तब हेगड़ेवार साहब के बारे में कहा था कि इनका जो डिफेंस है ये तो इनके ओरिजिनल स्पीच से भी ज्यादा जहरीला है, यानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ है। तो ये आरएसएस की पृष्ठभूमि रही है। 1930 में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को हम पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो हेगड़ेवार साहब ने सभी शाखाओं को निर्देश देकर कहा कि पहली बार हमारी सोच के अनुरूप कांग्रेस चल रही है, पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है। उन्होंने कहा सभी शाखाओं में जो उस दिन है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और कैसे आप भूल सकते साहब, इंदिरा गांधी ने 1962 के चीन में आरएसएस के बहुत सकारात्मक भूमिका के लिए 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया था और सराहना की थी। 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस के 3000 वॉलंटियर शामिल हुए थे और इंदिरा गांधी ने शाबाशी देते हुए कहा था कि देश की सीमाओं पर जब आपत्ति हुई है, जब विपत्ति आई है, तो आरएसएस के जो नौजवान हैं वो बुलंद रहे। अब उसको माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके से भाषा का प्रयोग करें, अभिषेक, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक राष्ट्रवादी संगठन पर वो आरोप लगा रहे हैं जिसके पूरे जो वॉलंटियर्स होते हैं पूरा घर द्वार छोड़कर पूरे देश के हित में, सनातन धर्म की रक्षा में, राष्ट्रवाद की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए पूरा जीवन न्यौछावर करते, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग साहब, मैं तो यही कहूंगा कि आप यूपी से ना सीखें। यूपी में तुष्टीकरण करते करते मुलायम सिंह मौलाना मुलायम कहे जाने लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बस आपसे आशा है आप मौलाना हेमंत सोरेन के ये जो इससे नवाजे ना जाएं, इससे आप अपने आप को दूर रखें और कृपया करके सिर्फ मुस्लिम और घुसपैठियों के वोट बैंक के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड मुस्लिम मोर्चा नहीं बनाए। ये तुष्टीकरण के कारण दिया गया आपका बयान बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहकर लोग संबोधित करना चाहेंगे। मौलाना हेमंत सोरेन अपने को बनने मत दीजिए, माफी मांगिए राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ। आपने एक सामाजिक संगठन के खिलाफ जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आपको हिम्मत है हमसे लड़िए ना साहब, बीजेपी से। आप क्यों एक सामाजिक संगठन पर टिप्पणी कर रहे हैं? सवाल मेरा भी अगला यही है प्रतुल जी।
राजीव रंजन साहब का एक बार रुख कर लेता हूं। राजीव साहब, आरएसएस क्यों? अगर लड़ाई है तो बीजेपी से है, लड़ाई है तो आजसू से है, आरएसएस क्यों? आरएसएस को चूहा बोलना, आरएसएस के लोगों को चूहा बोलना आखिर कहां तक जायज, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री का? देखिए, पूरे परिदृश्य पर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो जिस प्रकार से आसन्न चुनाव को देख करके सोशल फैब्रिक की ओर प्रहार करने की जो शुरुआत हुई है, आज घुसपैठिए का सवाल खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस सवाल को ही चैलेंज करता हूँ। इसलिए चैलेंज करता हूँ कि सवाल कौन लोग खड़े कर रहे हैं जिनके ऊपर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, जिनके ऊपर इन्फिल्ट्रेशन रोकने का जिम्मेवारी है। आज वही लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि घुसपैठिए है। तो आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सवाल किया कि भाई आंकड़ों को बाहर किया जाए कि किस राज्य में कितने घुसपैठिए हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ झारखंड को चुनाव के दृष्टिकोण से हिंदू और मुस्लिम, जैसा कि मेरे विद्वान प्रवक्ता मित्र भाई प्रतुल जी ने भी कह दिया कि झारखंड मुस्लिम मोर्चा और मौलाना हेमंत सोरेन ना तो राजनीति नहीं बनने की आज राजनीति। मैं सवेरे आपका एक बयान भी देखा था, आपने सीधा सीधा उसमें कहा था नहीं कि बने। झारखंड मुस्लिम अभी तो मैं मोर्चा। कह रहा हूँ नहीं बने। अब राजीव जी हो सकता है। थोड़े मरोड़े नहीं। नहीं, मैंने अभी सार्वजनिक रूप से कहा, मैं आपको मैं टोक नहीं रहा आपकी हूं, बात पूरी मैं खामोशी सिर्फ से- 5 सेकंड सिर्फ मैं लूंगा। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि जेएमएम को झारखंड मुस्लिम मोर्चा ना बनाए और खुद मौलाना मुलायम जैसे उनकी नवाजा गया था उनको उपाधि से, वैसे मौलाना हेमंत सोरेन ना बने। साहब माफी मांगिए जी, बस इतना ही कहना था। ठीक है, आपने उसको वापस लिया। वापस कहा लिया? मैंने कब कहा वापस कि लिया डिबेट में? इसलिए कि सवेरे आपका अरे बयान सवेरे था। कहा आपने, देखा दिखाइए। प्रतुल जी, नहीं, ये जो उनको वापस बात- लिया कैसे करें? उनको बात मैंने पूरी डिबेट में करें। कब कहा? आपने आपका मैं टीवी का कब कहा बयान डिबेट चला। में? मैं आपके बारे में मैं इसलिए कह रहा था कि मैं इसलिए तन्मयता से सुनता हूँ। मैं भी सुनता और हूँ। ये मैं भी बहुत सुनने अच्छी का बात बयान है अपनी राजीव बात राजीव जी, में आपकी बोलिएगा तारीफ भैया। कर रहे हैं भाई कि आपने जो बोला उन्होंने सुना। नहीं, मैं भी सुनता हूं इनकी बात को, लेकिन अच्छा, आप भी मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। आप लोग मैंने एक आज दूसरे के की खूब डिबेट में- सुनते हैं, इसीलिए आज आप के लोग डिबेट में बयान मैंने खूब कब करते हैं कहा? साहब। मैंने कहा बनिए मत जी। आगे तो अभी बोलिए। की बात राजीव जी, बात पूरी कर। देखिए, हर बातों को हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, इस प्रकार की बात करके जब कोई मुद्दा नहीं रह जाता है तो इसी तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। तो सोशल फैब्रिक के उस प्रहार को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बात की है। हालांकि ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये बयान आना चाहिए था, या उनके प्रवक्ता रहते तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते थे। लेकिन चूंकि गठबंधन में हम लोग हैं और हम लोग भी चीजों को देख रहे हैं कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है, इस प्रकार की बातें लगातार हर दिन अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन मीडिया के माध्यम से चीजें सामने आ रही हैं। तो इस प्रकार के चीजों से बचना चाहिए। और चुनाव आयोग ने भी अपने 2 दिवसीय यहाँ जो उनका मंथन चला, उस मंथन के दौरान जब उनके बयान आए लास्ट में, तो जो आपत्ति थी राजनीतिक दलों की, उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज की कि इस प्रकार के बयानों को देने वाले लोगों को झारखंड में उस पर चुनाव आयोग नजर रखे, रोक लगाए। निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी चीज है कि, और चुनाव आयोग ने भी कहा कि एकदम सबको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड में चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग फेयर तरीके से चुनाव करवाएगा। और चुनाव के लिए ही सिर्फ हम लोग नहीं हैं, हम लोग इस प्रदेश में शांति, अमन, अमान की बात करते हैं, तो इसके ऊपर भी राजनीतिक दलों की जिम्मेवारियां होती है। निश्चित तौर पर, लेकिन सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया राजीव जी। मेरा सवाल यह था कि चुनाव लड़ेगी बीजेपी, चुनाव कांग्रेस को लड़ना है, चुनाव जेएमएम को लड़ना है, चुनाव आजसू को लड़ना है, राजद को लड़ना है, जदयू को लड़ना है। आरएसएस तो चुनाव में है नहीं। संघ से जुड़े जो संघ के लोग हैं वो तो चुनाव लड़ते नहीं है साहब। बीजेपी उनकी राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी राजनीतिक अपना करती है, राजनीति जो करना है। और आरएसएस के जो पदाधिकारी होते हैं वो सीधे सीधे हस्तक्षेप भी नहीं करते दिखाई देते कहीं। ऐसे में आरएसएस एक संस्था है, संस्था पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री का टिप्पणी करना कि ये चूहे हैं, इनको खदेड़ दिए, गांव से खदेड़ देना है, हड़िया शराब पैसा लेकर घुसते हैं, क्या है सर ये? आप किसी मुस्लिम संस्था के बारे में, किसी ईसाई मिशनरी के बारे में तो आज तक हमने टिप्पणी नहीं सुनी। एक हिंदू संस्था के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी संस्था के बारे में आप बीजेपी पर करते, आपत्ति नहीं होती कहीं से किसी को, लेकिन आरएसएस पर क्यों राजीव जी?
नहीं आरएसएस पर क्यों? तो भाई मैंने तो पहले ही कहा कि इसका बेहतर तरीके से जवाब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्लेटफॉर्म से आना चाहिए था। समस्या यही है सर कि जब भी विवादित बातें हो जाती है ना, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपको जवाब ही नहीं मिल पाएगा। आप तलाशते रहिए, अपने लड़के भेजते रहिए, रिपोर्टर्स दौड़ते रहते हैं हमारे, लेकिन जवाब ही नहीं मिल पाता है। बस कुछ बोलकर फिर छोड़ देना। आप आज भी देखिए सीट खाली है। हमने तो एक सीट हमेशा रखा है जेएमएम के लिए। हमने अपना पटल हर राजनीतिक दल के लिए खोल कर रखा है कि आप अपनी बातें हमारे फ्लोर से जरूर कहें। आपको कहने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपका अधिकार है। मीडिया में भी बोलना अधिकार है। ये अलग मुद्दा है कि आप अपनी कई बातों पे खुद उलझते हैं, खुद फंसते हैं और खुद ही आपको जवाब देना है, वो उनका मुद्दा है निश्चित तौर पर। संजय रंजन साहब जी, क्या जा रहा है राजनीति के स्तर को किस तरीके से देख रहे हैं कि अब संस्थाओं को साथ भी इस तरीके का व्यवहार? कोई कह रहा है कि आदमखोर शेर हो गया है, कोई कह रहा है कि चूहा हो गया है, कहीं कुछ और कहा जा रहा है। तो राजनीतिक दलों के आपस में टकराव हमने देखे हैं, लेकिन संभवतः ये पहली बार मैंने सुना है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी संस्था विशेष पर, तो आतंकी संगठन घोषित कर दीजिए ना। आपके पास तो गृह विभाग है, आप चूहा संगठन कुछ बनाइए कि भाई ये तो आतंकी संगठन है, नक्सल संगठन है, घोषित कीजिए, प्रतिबंधित कीजिए। लेकिन आप चलने भी दे रहे हैं और फिर चूहा भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं पैसा हड़िया शराब लेकर घुसेंगे, गांव में घुसेंगे, गांव के लोगों को बरगलाएंगे। क्या है सर ये? सर इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो है कि सरकार के दिन अब जाने वाले हैं, 2 सप्ताह का समय है, और जब सरकार अपनी आभा, अपना जो रुआब, अपना रौब, अपना इकबाल जब खोने लगती है तो उसकी भाषा सबसे पहले भ्रष्ट होती है। भाषिक मर्यादा के बिना अगर आप कोई वक्तव्य देते हैं तो उसकी तीव्र आलोचना कहीं भी होगी, कभी भी होगी। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति का विषय है वो होना चाहिए था कि विस्थापन की समस्या पर आपने क्या किया। विषय ये होना चाहिए कि जो खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए आपने क्या किया। कितनी नहरें खोदी गई, कितने पुल बने और कितने डैम बने। होना तो ये चाहिए था कि बेरोजगारी के मुद्दे पर कौन से कदम उठाए गए। लगभग 2.25 लाख रिक्तियां हैं, मगर अब तक 11,000 भर्तियां हुई हैं, और अभी एक जो भर्ती हो रही थी उसमें 14, 15, 16 लोग शहीद हो गए, 20 लोग शहीद हो गए। तो बात तो वहाँ होनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए युवाओं पे, महिलाओं पे, उनके रोजगार पर, उनकी रोजी रोटी पर बात होनी चाहिए। लेकिन एक अनर्गल बयान देकर ऐसे संदर्भों की खोज आप करनी शुरू कर दें जिसमें भाषिक शिष्टता न हो, राजनीतिक मर्यादा न हो, तो कुछ बचेगा नहीं। और ऐसी पार्टी जो सत्ता में हो, जो सरकार में हो, जिसकी मुट्ठी में हुकूमत हो, वो अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगी तो बच क्या जाएगा। विलाप करने का समय उनके पास, सत्ता पक्ष तो विलाप नहीं करता, सत्ता पक्ष तो एक ठोस उत्तर ढूंढता है, मगर ऐसा हुआ नहीं, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जब कभी आप देखें भाषा की मर्यादाएं टूटती हैं तो ये टूटती चली जाती हैं, एक श्रृंखला बनती है, और जो जनता है वो बिल्कुल एक दुखद दुनिया में, संसार में चली जाती है कि आखिर एक कौन से लोग हैं जो राजनीति के संदर्भ में हमको नहीं रखते, फोकस में हमको नहीं रखते, बल्कि ऐसी चीज़ों को लाते हैं जिनसे कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं। ये जो रोटी का सवाल है उस पे अड़ना चाहिए था जनाब। रोटी सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। हमारी पार्टी चूंकि आंदोलनकारी पार्टी रही है और हमेशा अपने जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, हम हमेशा वैसे मुद्दों पे बात करना पसंद करेंगे जिससे कि हमारी जन आकांक्षाएं पूरी होती हैं। सवाल हारने या जीतने का नहीं है, सवाल विधायक और सांसद बनने का भी उतना बड़ा नहीं है जितना कि इस समाज में सामाजिक चेतना फैलाने का है। मुझे लगता है कि इस संदर्भ को समझना चाहिए और कोई भी ऐसा बयान जो अस्खलित मानसिकता को प्रदर्शित करता हो उससे बचना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। हाँ। पार्टी कोई भी हो जी। अतुल जी, बयानों को लेकर चर्चा है। बाबूलाल मरांडी साहब ने भी हेमंत सोरेन को सातिर चोर कहा था। सीजीएल की प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में, पेपर लीक होने के मामले में बाबूलाल मरांडी साहब ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन ये एक नेता का दूसरे नेता पर उठाया गया सवाल था। वो जवाब हेमंत सोरेन भी दे सकते थे कई तरीके से।
ये मामला आरएसएस का उठा इसलिए। लेकिन क्या राजनीति का स्तर अब यही हो गया है कि सब एक दूसरे को, कोई चोर कह रहा है, कोई डकैत कह रहे हैं, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, तरीके तरीके से, मतलब जनता के पास कुछ अच्छा बताने के लिए किसी दल के पास नहीं, सब लोग सामने वाले की बुराइयां लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। अभिषेक, मैं आपसे सहमत हूँ। एक मिनट के लिए राजनीति छोड़ दें तो जो अब बयानों का स्तर हो रहा है, आप कहते हैं मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को, आप कहते हैं हिटलर की मौत मरेगा, आप प्रधानमंत्री को कहते हैं कि कुट्टी कुट्टी काट देंगे इनको, और वो इशारा करते हैं वो काटने वाले, जो मीट को काटने वाला होता है उससे कुट्टी कुट्टी काट देंगे। इस तरह के बयान कोई भी पक्ष विपक्ष दे, मुझे लगता है इसे परहेज करना चाहिए। लेकिन आप एक सामाजिक संगठन के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और देखिए कितनी गैर कानूनी बातें मुख्यमंत्री जी ने कहा, इनके खिलाफ तो आपराधिक मामला बनता है। ये फंडामेंटल राइट ऑफ मूवमेंट ये किसी का छीन रहे हैं। ये गांव वालों को कह रहे हैं कि आप घुसने मत दीजिए उन लोगों को। आप कैसे साहब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कैसे किसी का कर्टेल कर सकते हैं? राइट टू फ्री मूवमेंट है साहब, मैं कहीं भी जा सकता हूं, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने जिले में। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मत जाने दीजिए। और ये किस तरीके से इस संगठन को टारगेट कर रहे हैं कि वो हड़िया पैसा लेके आएगा। कितनी घटिया बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। वायनाड में दूसरे दलों के कार्यकर्ता नहीं दिखते थे, इसी राष्ट्रवादी संगठन के आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रिलीफ में बहुत मेहनत की थी, जिसकी पूरे देश विदेश में प्रशंसा हुई थी। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले एक बार अपना रिकॉर्ड देख ले। आपने किस तरीके से 5 वर्षों में इस झारखंड की गरीब आदिवासी मूलवासी जनता के संसाधनों की लूट की। अगर मैं उसके लिए शब्दों का प्रयोग करने लगूं तो वो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जाना होगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के जो बोलने वाले स्तर है उस पर नहीं जाना चाहता। मुख्यमंत्री हैं, कम से कम मर्यादा का ख्याल रखिए। क्यों आपको हिम्मत नहीं है साहब? बीजेपी से ये लड़िए ना। आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, और आप कैसे मुख्यमंत्री रहते करें? आप तो हिंसा भड़का रहे हैं साहब। आप गांव वालों को कह रहे हैं इनको घुसने मत दीजिए, यानी घुसने की कोशिश होगी तो मारपीट करने का आप आह्वान कर रहे हैं। पुलिस को कह रहे हैं साहब इनडायरेक्टली कि देखो साहब इन लोग को, आरएसएस वाले को घुसने नहीं दे। क्यों अपने सामाजिक कार्य में? देखिए ये राष्ट्रवादी चेतना जगाने का एक बड़ा संगठन है, ये व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को विकास करने का एक बड़ा संगठन है, सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने का एक बड़ा संगठन है। क्यों साहब, क्यों वो अपने संगठन के कार्यों के लिए गांव नहीं जाएंगे? और मुख्यमंत्री जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है, राज्य के गृह मंत्री भी है, वो कह रहे हैं घुसने मत दीजिए। ये कहां का लागू साहब? ये कंट्री विद इन अ कंट्री बना रहे हैं क्या, कि मुख्यमंत्री जी किसी को बैन कर दे रहे हैं कि आप किसी गांव में घुसने मत दीजिए? ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा, कोई पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा। यानी मुख्यमंत्री का कहना राज्य के लिए आदेश हुआ, पुलिस भी यही मान के चलेगी कि मुख्यमंत्री का आदेश नहीं घुसने दे। क्यों साहब? एक राष्ट्रवादी संगठन जो 100वीं जयंती अपना अगले वर्ष मनाना जा रहा है, जिसने सनातनी चेतना को जिंदा रखा है, जिसने हिंदुओं के हित में बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिसकी देश विदेश में प्रशंसा होती है, उसके लिए इतने घटिया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आपको दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री जी आसन हार को देखकर जब व्यक्ति बदहवास हो जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता है कि किधर आक्रमण करे, तो जिधर नहीं भी करना है, या शायद जानबूझकर अपने मुस्लिम वोट बैंक और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्लीज करने के लिए आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं। हद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत कीजिए, बहुत कर दिया, शर्म कीजिए, माफी मांगिए आरएसएस वालों के पास जाकर, क्योंकि आपने एक राष्ट्रवादी संगठन का अपमान करने का काम किया है और मुख्यमंत्री रहते कानून विरोधी बातें कही हैं। गांव में घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल। राजीव रंजन साहब, क्या गृह सचिव वंदना दादेल मैडम फिर कोई चिट्ठी लिखेंगी चुनाव आयोग को? उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जब आते हैं तो उन्माद फैलाने वाला भाषण देते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई बाइट उन्होंने नहीं दिया अपने रिकॉर्ड के साथ। इस बार तो ऑन एयर है सारा कुछ कि, और वो भी राजनीतिक दलों का नहीं, आरएसएस पर आप आरोप लगा रहे, संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। कल मुस्लिम लीग पर भी लग सकता है, वक्फ बोर्ड पर भी लग सकता है, आदिवासियों से जुड़े किसी संस्थाओं पर कोई बोल सकता है। क्या इस बार भी उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए गृह सचिव अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखने का साहस रखेंगे? अब इसका जवाब तो आपको गृह सचिव से लेना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार की बातों को करके ऑन एयर बैठ करके हर बात में हिंदू मुस्लिम, इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी नफरत क्यों है? आप बांग्लादेश के घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हैं सीमा के अंदर आने से, और चुनावी फायदे के लिए हर बात में आप हिंदू मुस्लिम, कब तक ये करिएगा? और भाषा की शिष्टता, और जिस पर लंबी लंबी बातें लंबी चौड़ी कही जा रही हैं कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, जो लोग हैं उन लोग को ये बताना चाहिए ना कि कब बाप बेटे की पार्टी थी, कब उसका ट्रांसफॉर्मेशन
पति पत्नी की पार्टी हो जाती है। कल कोई संगठन कह रहा था, आप ही के डिबेट में मैं बैठा हुआ था, WHO। तो भाषा की शिष्टता क्या सिर्फ मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए है क्या? भाषाई शिष्टता सबको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हर बात में आप नफरत की बात क्यों करते हैं? नफरत की बात छोड़िए और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास कीजिए। सिर्फ हर बात में सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मैंने वही कहा कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जो लोग आंकड़े आज लेकर के आ रहे हैं उनको बताना चाहिए कि देश के अंदर सबसे ज्यादा घुसपैठ किस राज्य से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस राज्य से सबसे ज्यादा घुसपैठ हो रही है वहीं का मुख्यमंत्री आकर के यहां विश्वमन कर रहा है। तो इस प्रकार की बातें, एक पक्षीय बातें सिर्फ मतलब जनता के सामने घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हो रही है, लेकिन नहीं, आसाम हो या कहीं हो या बंगाल हो, हाँ। झारखंड हो, कहीं आंकड़े रखिए ना देश के स्तर पर कहां क्या है। आ रहा हूं, आंकड़े रखिए, आंकड़े पर चर्चा कीजिए। हर बात में चुनावी फायदे के लिए मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है क्या? क्या इस देश में मुस्लिम नागरिक नहीं बसते हैं क्या? उनके अधिकार सबको समान रूप से आप बातें करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये क्या है साहब? प्रद्युम्न जी, हाँ बोलने, बात पूरी कर ली, जवाब दे दें। मैं हाँ, राजीव आप ही को जी बोलो। राजीव नहीं, जी, हो गया। राजीव जी ने बोल दिया, आप बोलें। बस ये आंकड़े देख लें, 1951 से 2011 के बीच के जनगणना के आंकड़े हैं जो स्पष्ट दिखाता है 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई कि संथाल के क्षेत्र की बात करें तो वहां जो आदिवासियों की आबादी थी 44% से घटकर 28% हो गई, मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 22% हो गई और अन्य की आबादी सिर्फ 3.2% बढ़ी इसी दौरान। कैसे आदिवासी 16% घट गए अभिषेक? कैसे मुसलमान 14% बढ़ गए? और इन्होंने मुख्यमंत्री जी, मैं तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए कह नहीं सकता कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। उसी क्लिप में उन्होंने कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ। साहब, केंद्र सरकार ने आपको जो एफिडेविट किया PIL हुआ डैनियल डैनिश का, उसमें पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से कहा, मैं तो दिखा भी दूंगा, हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि 203 घुसपैठियों की पहली लिस्ट सौंपी, फिर 145 घुसपैठियों की लिस्ट सौंपी, फिर 2 ड्राइविंग लाइसेंस से पकड़ के घुसपैठियों की लिस्ट सौंपी राज्य सरकार को कहा DGP के जरिए इन व्यक्ति की शिनाख्त कराकर इनको रिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू कीजिए। 2021 के अप्रैल और जून के बीच का भेजा ये पत्र, वो पत्र मैं एफिडेविट में आपको दिखा भी दूंगा, बोलेंगे तो, लेकिन उस पर राज्य सरकार दबा कर बैठ गई। मुख्यमंत्री जी को पता है केंद्र सरकार ने घुसपैठियों की सूची दी है, उसके बाद भी गलत बयानी कर रहे हैं साहब। एक तरफ कहते हैं RSS के लोगों को गांव में घुसने नहीं दे, मुख्यमंत्री होकर गैर संवैधानिक बातें करते हैं, गैर कानूनी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ गलत बयानी करते हैं कि कोई घुसपैठ हुआ नहीं। साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बता दिया कब घुसपैठ हुई, और इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। पैराग्राफ 35 और 36 में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के एफिडेविट में कि पाकुड़ और साहेबगंज के इलाके से, वेस्ट बंगाल से जो सटा हुआ इलाका है, बांग्लादेशों से ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई, डेमोग्राफी बदली, और 85% समय 1951 से 2011 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें थी, सीमा सुरक्षा बल उन्हीं के अंदर था। तो ये जो घुसपैठ का अगर नया जनगणना होगा तब आप हमसे प्रश्न कीजिएगा। अभी मौजूद जनगणना के अनुसार कांग्रेस के शासनकाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई, इस पर कांग्रेस क्यों चुप है साहब? चलिए संजय रंजन साहब जी, स्पेशल ब्रांच घुसपैठ की ही बात कर लेते हैं। अब एक बार तो RSS की बात पे हम लोग आ गए, चलिए रुक करते हैं अपने अतिथियों का। संजय रंजन साहब के पास था मैं। संजय रंजन साहब, बयानों पर बवाल चल रहे हैं, आज भी कई बयान आए, लेकिन सरकार या सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक CGL के छात्रों को लेकर, GSSC CGL के परीक्षा में फिर से एक बार धांधली का आरोप लग गया है, विरोध हो रहे हैं, निषेधाज्ञा लागू करने की स्थिति हो गई, बयान कुछ सामने नहीं आया अभी। असल में जो सरकार की सामर्थ्य है उसकी परीक्षा जब होती है तो इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से होती है। अगर कदाचार मुक्त परीक्षाएं होती हैं तो जो हमारा जो नौजवान है ये महसूस करता है कि सरकार का इकबाल बुलंद है। जब परीक्षाओं में कदाचार होता है, जब परीक्षाओं में पर्चे लीक होते हैं, तब नौजवान को लग जाता है कि उसका भविष्य खरीदा जा रहा है, नौजवानों के जो सपने हैं उनको बेचा जा रहा है। पहली दफ़ा जब ये परीक्षा आयोजित की गई तो 25 से 30 लाख रुपए लेकर पर्चे लीक किए गए। ये एक बहुत ही दुखद प्रसंग है किसी भी राज्य के लिए, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट के लिए इससे अधिक
दुखद कोई प्रसंग नहीं हो सकता कि एक नौजवान जो 3-4 साल तक मेहनत करता है उसको परीक्षा केंद्र पर आकर पता चले कि पर्चा लीक हो गया, 35 लाख रुपए में सौदा हो गया। अब जब दोबारा परीक्षा ली गई है तब भी यही बात आ रही है कि बहुत सारे जो प्रश्न पत्र थे अनसील्ड थे या उनका सील टूटा हुआ था। जब इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं और सरकार का इकबाल जो है बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है, तो आपको सारे वो जो मापदंड हैं परीक्षा संपन्न कराने के, उनकी कसौटी पर इस परीक्षा को रखना था और एक चुनौती मान करके ऐसी व्यवस्था करनी थी कि एक व्यक्ति, एक छात्र कहीं से कोई शिकायत लेकर ना आए, और अगर कोई शिकायत थी तो उसी सेंटर पर उसका तुरंत निदान कर दिया जाता, संतुष्ट हो जाता नौजवान हमारा, सड़कों पे नहीं उतरता। ये जो लड़के सड़कों पे उतर रहे हैं, रोज मीडिया में छप रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे देश में इसको प्रसारित कर रहा है, इससे जो है ये राज्य शर्मिंदा होता है। और बाहर के जो राज्य हैं, बगल में आपका बिहार भी है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई, अगर कदाचार हुआ तो उसको उन्होंने पकड़ा भी, उसको उन्होंने सजा भी दी। पिछली जो परीक्षा ली गई थी उसमें जो लिप्त पदाधिकारी थे उन पे किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि इस बार फिर बिल्कुल सांप के फन की तरह जो नौजवान हैं वो तैयार हैं, सड़कों पे हैं, मुहिम छेड़ रहे हैं, रोज मीडिया में प्रलाप हो रहा है, और हम बयान देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हम भी इसी समाज के चेहरे हैं। समाज हमसे उम्मीद करता है, हम सबसे उम्मीद करता है। ये जो तीनों बैठे हैं, तीनों कहीं न कहीं सत्ता में या तो जाना चाहते हैं या आप कहें सत्ता में हैं, तो जवाबदेही सबकी बनती है और बराबर की बनती है। क्यों नहीं हम लोगों ने इस राज्य को इस स्तर पे विकसित किया कि परीक्षाओं के जो मापदंड हैं उसके अनुरूप परीक्षाएं संचालित हों और नौजवानों में किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं हो। यूपीएससी भी परीक्षा लेती है, हाल ही में उसकी परीक्षाएं हुई हैं, मेंस की भी परीक्षाएं हैं, ली जाएगी। तो ऐसी क्या बात है कि एक भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं, और ऐसी क्या बात है कि जैसे ही राज्य सरकार परीक्षाएं लेती है या तो 20 जवान मर जाते हैं या 20 जगहों पे पर्चे किसी न किसी तरह से लीक हो जाते हैं। ये जो है हमारे राज्य की पहचान बने, हम नहीं चाहते। और सबसे दुखद प्रसंग यही है, नौजवानों का विश्वास इससे खोया जाता है, नौजवानों की उम्मीदें हैं वो टूटती हैं, और पूरे प्रदेश में एक हलचल मच जाती है, एक शोर मचता है कि यार इस प्रदेश में कदाचार मुक्त परीक्षाएं संभव ही नहीं है। ये हमारी मर्यादा पर भी ठेस है। राजीव रंजन साहब, एक तरफ 6 से 7 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी है, इंटरनेट बैन किया गया, अचानक बुलाया गया, जिस समय गृह सचिव वंदना दादेल मैडम को हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि आधी रात को इनपुट मिला था, खुफिया इनपुट की प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका है, इसलिए इंटरनेट को बैन किया गया, जबकि 7 बजे उन्होंने आदेश जारी कर दिया था। दूसरी जो बड़ी बात आ गई कि अगर इंटरनेट बैन हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बावजूद आज जो छात्र तरह तरह के निकाल कर तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ पेश करने जा रहे हैं। कल जीएसएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिसके पास सबूत है लाएं, हम परीक्षा देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रद्द करेंगे। आज जब छात्र सबूत लेकर गए तो जीएसएससी के चेयरमैन साहब गायब हो गए और वहां पर पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील करा के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया। एक बार नामकुम में, सर पहले भी नामकुम थाने में केस हुए हैं, बच्चों को पिटाई पड़ी है, लाठियां पड़ी हैं। आज फिर कहीं कमोबेश हालात वही थे, लेकिन समझदारी से सबने संभाला बात को आज किसी तरीके से अपनी बात रखने के लिए। वीडियोज वायरल हो रहे हैं कि 8:30 बजे से परीक्षा है, 7:30 बजे क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर का पूरा सेट, माफ कीजिएगा, आंसर का पूरा सेट हाथ से लिखा हुआ, उसका विजुअल बना हुआ है। सर एक बच्ची कह रही है हजारीबाग हिंदू हाई स्कूल की, मैं उसका सेंटर पढ़ा था कमरा नंबर 4 में, वो कह रही है कि एक पुलिस वाला घुसकर अंदर में पूरा आंसर किताब के साथ दिखवाया है किसी को, और पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। 24 घंटे से मामला चल रहा है, किसी तरीके के जांच के आदेश नहीं आए। आज भी सब लोग राज्य के मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री के बयान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बयान से निकला भी तो चूहा निकला सर, और कुछ नहीं निकल पाया। इन दिनों लगता है कि आप चूहों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभिषेक भाई, मैं आपको बताता चलूं कि झारखंड में इन दिनों प्रचलन हो गया है, मैं शेर दिल पर भी फोकस कर रहा हूं। सत्र जो है ना, किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए और नौजवानों को गुमराह किया जाए, और कुछ लोग जो है उनको राजनीति का चस्का भी लग गया है।
कि इस प्रकार की सरकार ने पूरी तरह से ताकीद की थी और पूरा प्रयास किया कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और जिसको लेकर के जेएसएससी के चेयरमैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप प्रूफ लेकर के आए, हम जांच करवाएंगे, यदि कोई बात होगी तो पूरी सख्ती के साथ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और आज आप कह रहे हैं, आज 5 सदस्यीय जो उनका प्रतिनिधिमंडल था छात्रों का, सचिव के साथ वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद देर शाम, हाँ भाई देर शाम हुआ ना जी, तो आप अध्यक्ष साहब ने सबूत मांगा था। नहीं, सबूत मांगा तो सबूत दिया गया। वो सचिव ने कहा कि उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। तो भाई इतनी बेचैनी क्यों है? अरे कि छात्रों का भविष्य सर बेचैनी रहेगा। कैसे नहीं बेचैनी, हमको भी छात्रों से सहानुभूति है बिल्कुल, लेकिन उसका राजनीतिकरण इस प्रकार से नहीं करना चाहिए चुनाव के दृष्टिगत रख करके। सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार से छात्रों को भड़का करके सड़कों पर उतारा जाए, सरकार पर प्रहार किया जाए, और जो लोग आज छात्र और नौजवानों के हित की बात कर रहे हैं, सबसे लंबे कालखंड तक उन्होंने झारखंड में शासन और सत्ता संभाली, किस प्रकार से छात्रों के हित में कौन कौन से कार्य किए, किसके किसके कार्यकाल में कौन कौन से मामले आए, जरा उस पर भी आईना में अपना चेहरा देख लेना चाहिए कि जब खुद का चेहरा दागदार हो तो दूसरों पर उंगली क्यों उठाई जानी चाहिए। सरकार प्रयास कर रही थी, आप इंटरनेट बैन के ऊपर इतना चर्चा किए, देश के कई अन्य राज्यों में भी तो इंटरनेट बंद हुआ, जिसके मुख्यमंत्री आज यहाँ विचरण कर रहे हैं। आसाम में भी इंटरनेट बंद हुआ, राजस्थान में इंटरनेट बंद हुआ, तब क्यों सवाल नहीं खड़े करते हैं? 7 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया भाई, था सर, आप 8 घंटे पहले नहीं। नहीं, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा तो चलने वाला नहीं है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, यही तो चल रहा है ना, यही चल रहा है, यही चल रहा है सर, यही चल रहा है, सामने से ही चल रहा है। तो अब आया है मामला, सचिव के साथ वार्ता हुई है, उन लोगों ने जो सबूत पेश किया है, सरकार उसकी फोरेंसिक जांच करवाएगी। फोरेंसिक जांच में यही कुछ गलत पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप इतने बेचैन क्यों हो गए कि तुरंत मंत्री का बयान आ जाना चाहिए, मुख्यमंत्री का बयान आ जाना चाहिए? भाई सरकार आज इकबाल की बात कर रही है, तो जो लोग पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में 5 परीक्षा नहीं करवा पाए, आज वो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके सत्ता में आए लोग आज नौकरी का हिसाब मांग रहे हैं। शर्म आती है ऐसी बातें सुन करके। और झारखंड का नौजवान बेचैन है। आज इनसे पूछना चाहिए कि कितने झारखंडियों को केंद्र सरकार के स्तर पर आपने नौकरी दी, और सबसे लंबे कालखंड तक आपने सत्ता और शासन यहां संभाला। किस प्रकार से आपने नौजवानों को, आज भी कौन कौन लोग जेल गए थे वो किसी से छुपा नहीं है। किस वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर जिस संगठन की आप चर्चा कर रहे थे, उन्हीं संगठनों के प्रतिनिधि जेल के शिक्षकों के पीछे गए थे, और आप बात करते हैं सर ऐसा कि पहले झारखंडी तो घोषित कर दीजिए कि कौन है, संकल्प से घोषित हो जाएगा। ऐसा पेच में फंसा हुआ है कि अब वो ये पेच में 5 साल निकल गए। नहीं, मैं वही बात आपको उस दिन भी कहा था, आज भी वही कह रहा हूं। बात हुई थी मेरी आपकी, अब एक ही विषय पे हम लोग इतना, लेकिन आज की बेचैनी तो जायज है, क्योंकि छात्रों तो मैं जवाब दे रहा हूं ना। सचिव के साथ वार्ता हुई, उन्होंने प्रूफ दिया, उसकी फोरेंसिक जांच हुई, जांच होने दीजिए। प्रतुल साधे साहब, करीब 4 घंटे के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद जब बाहर माहौल गर्माने लगा, अब गेट धकेल कर अंदर जाने की स्थिति हो गई, लाठीचार्ज की स्थिति हुई, उस वक्त सचिव साहब ने वार्ता के लिए समय दिया। अध्यक्ष साहब वहां नहीं थे। अध्यक्ष साहब जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीना छाती खोल कर ये कहा था कि भाई सबूत लेकर आइए, सबूत लेकर गए थे, सारे बच्चे गए थे सबूत लेकर। सबूत मीडिया में भी दिया गया है, हर जगह चला है। सबूतों से परहेज क्यों जेएसएससी को? और तब जबकि बयानों का बाजार गर्म है, तो एक बयान उन छात्रों के लिए भी आ सकता था, कहीं से कोई भी दे सकता था। देखिए, एक बार फिर से इसमें कोई शक नहीं है कि सीजीएल परीक्षा जो है वो बड़े पैमाने पर रैकेट का शिकार हो गई। अब आप देखें इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, पहले जेपीएससी का पीटी एग्जामिनेशन हुआ था, आपको याद होगा अभिषेक जी, मुख्यमंत्री के एक सेंटर बरहेट से लगातार 17 विद्यार्थी रोल नंबर से पास कर दिए गए थे। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके एक सेंटर से 18 विद्यार्थी एक साथ पास कर दिए गए थे। जब हंगामा हुआ तब उन्होंने कहा कि साहब सबके प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका थी वो गुम हो गया था, इसलिए सबको पास कर दिया। और जब इस बात ने तुल पकड़ा तो फिर सबको फेल कर दिया, यही लॉजिक देकर कि उत्तर पुस्तिका गायब है। यानी टके सिर खाजा टके सिर भाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बात करते हैं जेएसएससी के जो आज अभ्यर्थियों की बात है। देखिए, आपने भी देखा सोशल मीडिया में, आपके चैनल में भी बयान चलाया कि 77 प्रश्न जो थे विभिन्न परीक्षाओं से रिपीट किए गए थे 1 या 1.5 वर्ष के भीतर जो परीक्षाएं हुई थी। और छात्रों का कहना था ये एक पहले से बड़ा कॉकस था जिसको
77 प्रश्न कैसे रिपीट हो गए जो पिछले 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के अंतराल में आए थे। और आप तो दूसरे अखबार की यूपीसीजीएल की भी परीक्षा के जी। यूपीसीजीएल की परीक्षा के भी प्रश्नों को हूबहू उतार दिया गया। देखिए, मैं और आपको सीक्वेंस भी नहीं टूटा, जो सबसे बड़ी बात है। अभिषेक, अगर आप परमिशन दे तो मैं एक पेपर कटिंग दिखाऊं या बोले तो मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दें आप। देखिए, ये आज के एक लीडिंग अखबार का हेडिंग है, सीजीएल परीक्षा दूसरी बार भी पेपर लीक के आरोपों के बीच आयोग की सफाई। जेएससीसी अध्यक्ष बोले सील खुली हो सकती है पर पेपर लीक नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं, सील खुला हो गया मान लिया पर पेपर लीक नहीं हुआ। तो वो तो उन्होंने हमें ये- न्यूज़ नहीं, 11 को भी ये बताया था कैसे संभव है कि अभिषेक? गम हो सकता है कि खत्म हो अभिषेक, गया। ये संभव नहीं है, ये तो पहली कड़ी है। और छात्रों ने जो आज कहा, ये फॉरेंसिक जांच का कहाँ विषय है साहब? ये तो फॉरेंसिक जांच का विषय तब होगा जब वो परीक्षा का वो उत्तर पुस्तिका पहले आने का या जो की शीट है वो 7 बजे अपलोड होने का या फोटो खींचने की बात हो। आज तो 77 जो प्रश्न पत्र हैं जो रिपीट हो गए उसको लेकर गए थे, तो इसमें फॉरेंसिक जांच कहाँ है साहब? इसमें तो आप बैठ कर मिला लें। लेकिन जेईई का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी पेपर लीक हुआ था। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए? और याद है अभिषेक, आपने अपने चैनल में सीजीएल की पिछले बार की परीक्षा, इस बार की परीक्षा नहीं, पिछले बार की परीक्षा के खिलाफ एक अभियान चलाया था कि 25 लाख में पेपर लीक हो गया। सरकार डिनायल मोड में थी, सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि लीक हुआ। बाद में दबाव देते देते जेएससीसी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और सरकार ने एसआईटी का गठन किया। गिरफ्तारियां हुई साहब, किसकी गिरफ्तारियां हुई? लेकिन मुख्य आरोपी नहीं मिला। यस, मुख्य षड्यंत्रकर्ता कौन था? आपने प्यादों को पकड़ लिया, लेकिन जो असली वजीर था वो तो आज भी लापता है। और जब तक आप उस वजीर को नहीं पकड़ेंगे, उसकी तह तक नहीं जाएंगे, उसके रूट तक नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम का ऐसे पेपर लीक की खबरें आते रहेंगी। और एसआईटी का जो गठन हुआ था उसने कोई लॉजिकल रिपोर्ट क्या दी? आज तक ये भी रिपोर्ट कोई भी सार्वजनिक नहीं है। और ये तो सरकार वो सरकार है जो 20 अभ्यर्थियों की मौत हो गई और अभी तक उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल नहीं किया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर ये नहीं बताया कि ये मौत के कारण है, ताकि दूसरे अभ्यर्थी और जो दूसरे दौड़ने वाले वो सचेत हो जाए। ये सरकार और मौतें चाह रही है क्या? और दूसरी बात, आपने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि मंत्रियों ने 1-1 लाख देने का वादा किया था। पर अभिषेक, हम निरंतर उनसे कांटेक्ट में हैं जिन अभ्यर्थियों की दुखद मौत हुई, कोई भी मंत्री का 1 लाख रुपए उन तक नहीं पहुंचा, जबकि हमने 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और घायलों के इलाज की बात की थी। आपने दिखाया और मांझी का एक छात्र जिसकी मौत हो गई, 3.5 लाख रुपया उसका इलाज में खर्च हुआ और उसने जमीन बेचकर उसके परिजनों ने बंधक रखकर उस पैसे को दिया था। तो यह सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये सिस्टम के द्वारा की गई 20 हत्याएं, ये मौतें नहीं है, अस्वाभाविक मौतें नहीं। इन्होंने कहा कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अरे कैबिनेट है साहब, कैबिनेट को असीम शक्तियां होती है, आप पॉलिसी बनाइए, जरूरत होगा तो 1 दिन का सत्र बुलाइए और रेक्टिफाई कर दीजिए। और मुख्यमंत्री कैबिनेट के प्रत्याशा में निर्णय ले सकते हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं निर्णय लेकर इन जो मृतक है उनके परिजनों को मुआवजा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं? क्योंकि ये सरकार बेरहम हो गई है। संजय सिंह साहब, बयानों की बात है तो ये भी एक बड़ा बयान था। राज्य के मंत्रियों का कहना था कि सारे मंत्री मिलकर 1-1 लाख रुपए देंगे। उस समय तक 12 लोगों की मौतें हुई थी। अब आज आंकड़े बढ़कर 20 हो गए हैं, लेकिन पैसे अभी तक किसी को नहीं मिले। और मीडिया की सुर्खियों में सभी मंत्रियों की तस्वीरें काफी छपी कि भाई ये लोग पैसा देने वाले हैं। अब राजीव जी से पूछूंगा तो वो फिर बोलेंगे इतनी जल्दी क्यों है? जिसके घर का चिराग बुझा है सर, उसको तो थोड़ी जल्दी होगी। संजय रंजन सर। सर, होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही मौतें होनी शुरू हुई, तत्काल परीक्षाओं को रोक के और एक ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए थी जिसमें बहुत कम संख्या में एक दिन में परीक्षार्थी आएँ और परीक्षा दें और जाएं। मगर ऐसा हुआ नहीं। नींद तब टूटी जब 15 मौतें 16 मौतें हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि तब तक बहुत क्षति हो गई थी, उसकी भरपाई अब संभव नहीं है। होना ये भी चाहिए था कि जो 15-20 जो भी नौजवान मारे गए, लड़कियां मारी गई या जिनकी मृत्यु हुई, उसको एक दुर्घटना मान करके चाहिए यह था कि उनके नियरेस्ट कीन को, उनके निकटतम पारिवारिक सदस्य को एक नौकरी दे देनी चाहिए थी। क्लास 4 ही की नौकरी आप देते मगर उसको दे देते तो एक बड़ा संदेश जाता है एक और समाज में ये बात जाती कि चलो सरकार संवेदनशील है। मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने अभी घोषणा की है संभवतः 4 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से, परीक्षार्थी की दर से आप शायद मुआवजा देंगे। नहीं, कोई घोषणा नहीं है। कब है? ऐसी शायद घोषणा है। अगर ये है भी तो सर 4 लाख जो रुपए हैं ये काफी नहीं है। जिस घर का चिराग बुझा, जवान बेटा मरा,
उसके लिए ये काफी नहीं है, नाकाफी है। आपको चाहिए था कैबिनेट की बैठक बुलाते और एक बड़ा निर्णय लेते। एक सर्वदलीय निर्णय तो लिया ही जा सकता बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी दलों को बुलाते, मुख्यमंत्री 1 करोड़ दे, सभी दलों को बुलाते, राजीव इसको एक दुर्घटना मानते। एक सर्वदलीय बैठक तो बुलाया ही जा सकता बिल्कुल, था, एक बिल्कुल। निर्णय लिया जा सकता था। 1-1 लाख रुपए तो मंत्रियों ने अपने तनख्वाह से कहे थे देने के लिए। भाई 1-1 लेकिन लाख अब मंत्रियों की बात तो आप लगातार कर रहे हैं। हाँ। पर जिन्होंने लाशों पर राजनीति करना शुरू किया और जाकर के कि हम प्रत्येक विद्यार्थियों के घर में जाएंगे, 1 लाख रुपया दिया, एक जगह गए, उसके बाद दूसरे जगह कितने जगह गए, कितनों को दिया 1-1 लाख रुपया, 18 जगह जा चुके हैं। मैं कितने जगह रुपया दिया, कितने लोगों को रुपया दिया, कितने लोगों को रुपया दिया, ये सत्ता कितने बेशर्मी से राजनीति करने पर उतर गए हैं। राजीव जी, भाई सरकार ने तो निर्णय लिया कि 4-4 लाख रुपया देंगे। राजीव जी सुन लीजिए, आप बोल रहे एक तरफ निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, सरकार का निर्णय आया 4-4 लाख रुपया, अब 4 लाख रुपया है नहीं। नहीं 4 लाख रुपए देने की बात नहीं कर रहा, मैंने ये कहा कि मंत्रियों ने अपने वेतन से देने की बात कही तो थी। देंगे, जब और उन्होंने कहा है तो देंगे। मंत्री में और विपक्ष में सर एक फर्क है, सवाल सत्ता से ही होंगे, सवाल सत्ता से होंगे तो जो राजनीति में प्रश्न उठाएगा सवाल उनसे भी होंगे। लोकतंत्र एक पक्ष से नहीं चलता है अभिषेक जी, दोनों चीजों का विश्लेषण एक पक्षीय कभी नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। राजीव जी लोकतंत्र में दोनों ओर की बातों की जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है सत्ता किसी को जनता का पैसा, आज आपने जो आप घोषणा राजनीति किया कर रहे हैं साहब कि हम उनको जाकर के देंगे, आपने कितने लोगों को दिया? अब आपके बगल में है कितने प्रवक्ता, लोगों को दिया? प्रदेश प्रवक्ता आपके बगल में है। मैं गलत हूँ, आप बताइए ना कहाँ दिए? आप एक जगह गए, दूसरे जगह कहाँ आपने पैसा दिया? नहीं दिया मैं, हम लोग 18 आप पैसा दिया 18 लोगों ने, प्रूफ कीजिए ना अभिषेक जी, आप प्रूफ कीजिए। आप मतलब ऑन एयर सर गलत बात कहेंगे कि 18 जगह पैसा दे दिया। फुल डिबेट में बैठेंगे तो कल किसी के घर में खड़े होकर भी तो इसी चैनल को बोलेंगे, किसी और चैनल को बोलेंगे। 18 लोगों को आप प्रूफ कीजिए ना, आप प्रूफ कीजिए। सवाल सिर्फ सत्ता से नहीं, सरकार ने निर्णय लिया 4 लाख रुपया दिया और आप ये राजनीति लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ इसी प्रकार सरकार को हत्यारा बता करके, भाई कानून किसने बनाया, हत्या कर दी, नियमावली किसने बनाया, नियमावली किसने बनाया, किसके कार्यालय में नियमावली बनी? मैंने उस दिन भी ये बात रखा था, किसने बनाया नियमावली? ये चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। तो नियमावली सर 2016 में बनी तो उसमें संशोधन किया ना आप लोगों ने, उलट दिया उसको आपने पहले दौड़ करवाया, उसके बाद परीक्षा कर दी। नियमावली के अनुसार पहले परीक्षा थी, हमारे परीक्षा थी। सिक्का मेरे दौड़ बाद में भी होती तो क्या ऐसा नहीं होता? इसकी गारंटी अब सर ये गारंटी तो अब लेकिन आपको तो पावर था ना कि आप नियमावली में संशोधन कर सकते थे। कह सकते हैं कि बाद में दौड़ होती तो ये चीजें नहीं होती। राजीव जी आप काफी समझदार हैं। मैं ये कोई नहीं कह रहा कि बाद में दौड़ होती तो मौत नहीं। सवाल ये है नहीं सुनूंगा। नहीं बिल्कुल मत सुनिए। सवाल ये है, आप एक पक्षीय का आरोप में मत लगाइए, मैं भी नहीं सुनूंगा। सवाल ये है कि जब आप एक नियम बदल सकते हैं तो आपको खुद आपके लोगों को आपत्ति है कि आप 10 किलोमीटर के लिए लोग तैयार नहीं है, कोरोना का इंजेक्शन पड़ गया है, लोग कमजोर हो गए हैं, सारा कुछ तो आप ही लोग कह रहे हैं। सर अगर कमजोर पड़ गए हैं, 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं, तो जैसे आप लोगों ने दौड़ पहले करवाई थी वैसे दौड़ का समय भी कम करवा देते, दौड़ की दूरी भी कम करवा देते। सर इसे मैं स्वीकार करता हूँ। अरे 20 मौतों का कौन जवाब देगा? आपके स्वीकार करने से क्या होगा? अरे भैया नियमावली आपने क्यों बदला ऐसा? नियमावली आपने क्यों बदला? आप नहीं चाहते थे कि आगे नौजवानों को रोजगार मिले। आप लाशों पर राजनीति करना बंद कीजिए। तो हत्याएं की इन्होंने, अरे हत्यारी सरकार तो आप थे, उसके बाद आपने आज चिल्ला भी रहे। अरे आंसू पोंछने कौन गया आपकी पार्टी से? बताए तो 20 घरों में एक उदाहरण बताए जहां कांग्रेस के आपके 2 मिनट पर संजय रंजन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सर ये इसको बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता था अगर पहले लिखित परीक्षा ले ली जाती तो अभ्यर्थियों की संख्या जो बहुत कम हो जाती। पद थे कुल 523 से 43, तो लगभग मौत थोड़ी कम होती अगर यही रेशियो। बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि तब आप एक दिन में एक सेंटर पे 500 लोगों को दौड़ाते, आपकी मौतें होती ही नहीं, क्योंकि आप उनको देख सकते थे कि कौन सा विद्यार्थी अभ्यर्थी है, लड़खड़ा रहा है, किसको परेशानी हो रही है। मेडिकल फैसिलिटीज आपकी रहती, आप तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते। और ये बिल्कुल नहीं होता सर, 10 किलोमीटर की दौड़ आज से नहीं हो रही है, कई बैचेस निकल गए हैं। मगर आप जरा सा इसमें फेरबदल कर देते, बात वही थी, पहले आप लिखित परीक्षा ले लेते, भीड़ छट जाती और ऐसे लोग बच जाते जिनको दौड़ाना बहुत आसान था। मुझे लगता है कि जो करेक्टिव स्टेप्स है उसको लेने का आपके पास समय भी था।
मगर आपने उस समय गंवा दिया। प्रश्न लाशों पर राजनीति करने की नहीं है, प्रश्न ये जो 20 नौजवान हैं उनकी मृत्यु का है। और ये जो शोक है वो सबके हृदय में समान रूप से हर होना हृदय में चाहिए। होगा, उससे कोई इनकार मैं नहीं ये कर कह रहा हूँ सर कि आप सरकार में हैं, आपके पास अकूत शक्ति है, आप एक निर्णय ले लेते कि भाई जो फिजिकल परीक्षाएं हैं इनको रद्द की जाती हैं, पहले लिखित परीक्षाएं हम ले लेते हैं 10 दिनों में या 1 महीने में ले लेते हैं, और उसके बाद आप 5 दिनों में सर बहाली पूरी कर लेते और छठे दिन आपका रिजल्ट आ जाता। बिल्कुल पेंडेमिक, जब सिचुएशन पेंडेमिक जी, की थी बीच में 21-22 में, जो आज बातें सामने आ रही हैं, तो उसको देखते हुए किसी और आखिरी बात जो सर मैं कहना चाह रहा था, आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था सर, ये लाशों पे राजनीति नहीं है, नौजवानों की लाशें बिछ जाने की बात है और प्रसंग है, ये संदर्भ वो है, अरे दुखद प्रसंग है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और ये राजनीति नहीं है, ये हमारा दुख है, ये हम शोक प्रकट करना चाह रहे हैं और सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं कि इसका मुआवजा आपको भरना पड़ेगा। आपको चाहिए अभी भी, मैं तो कह रहा हूँ आज भी आप कैबिनेट बुलाइए, 27 तारीख को कल कैबिनेट है, कैबिनेट में एक बड़ा प्रस्ताव लाइए, एक ऐसा प्रस्ताव लाइए कि हमारा दुख घटे, ये जो नौजवानों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों का दुख घटे, उनका संताप घटे, उनका शोक घटे। ये नौजवानों की मृत्यु जो है इससे अधिक दुखद कुछ नहीं होता। ये जाकर के किसी बॉर्डर पे नहीं मरे हैं, ये भर्ती अभियान के दौरान मरे हैं साहब, और पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए कहीं हुआ है क्या ऐसा? तो आपको जिम्मेदारी स्वीकारने में क्या दिक्कत है, और इस बात को स्वीकारने में क्या दिक्कत है कि गलती हो गई है, व्याधि है, इसको दूर करेंगे। निश्चित तौर पर अगर मौत हुए हैं, मौतों के पीछे कारण, चाहे मौत के पीछे जो रहे, कारण भी स्पष्ट अभी तक नहीं होकर सामने आ पा रहे हैं कि आखिर किस कारण से इतनी लोगों की जाने गई है। यह भी एक बड़ा सवाल है जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने भी कोई एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं किया। इंतजार है लोगों को कि आखिर कारण क्या है कि इतने ज्यादा लोग, एक बार अगर कोरोना के कारण हो रहा है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी गिर गई है, तो स्वास्थ्य विभाग एक एडवाइजरी जारी कर दे कि जिसने कोरोना का इंजेक्शन लिया भैया वो अपना देखकर दौड़े या ना दौड़े। कुछ तो किया जा सकता है रोकने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे दौड़ चल रही है वैसे वैसे मौत चल रही है। बयानों का बाजार भी गर्म है, लेकिन बयान पूरे नहीं हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आंसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। संजय रंजन साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।